हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट। जो टॉपिक है आज का वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर क्वालिटी फैक्टर। तो ये जो टॉपिक है आज का ये कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो आपको मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आप ये अच्छी तरह से बात समझ पाओगे। इस चैप्टर का जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होता है। इस टॉपिक का जो है तो वो क्या यूज है पहले वो समझना पड़ेगा। तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो पहले आपको समझनी पड़ेगी। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो क्या होती है, ठीक है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो या फिर टीवी पे चैनल्स आते हैं तो वो जो रिमोट होता है हमारे पास उससे हम चैनल चेंज करते हैं। तो अपने पास अलग अलग डिफरेंट चैनल्स आते हैं, डिफरेंट भाई सोनी का है या फिर जिसका भी है। ऐसे रेडियो पे बजते हैं 93.5 है ना एफएम, और बहुत सारे एफएम आते हैं, रेडियो मिर्ची बहुत सारे। तो होता क्या है, ट्यूनिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, रेडियो का बटन हम घुमाते हैं और फिर अलग अलग चैनल को कैच करने लगता है। 93.5 पे कुछ और, 98.7 पे कुछ और, इस तरह से होता है अपने पास सिस्टम। ऐसे टीवी में भी जो चैनल्स आते हैं उनमें भी क्या अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के वो चैनल होते हैं और वो अलग अलग नंबर पे होते हैं। तो 101 पे कोई चैनल आएगा, 102 पे कोई चैनल आएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। तो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो क्या होती है पहले आपको ये बात समझनी है अच्छी तरह से। अब देखिए होता क्या है, जो रेडियो है आपका इसमें एक सर्किट होती है एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। रेडियो में क्या होती है, वी हैव ए एलसीआर सीरीज, एलसीआर सर्किट होती है और एलसीआर तीनों क्या है, सीरीज में है, इस तरह से लगे होते हैं उसके अंदर। अब होता क्या है वो आपको समझना है। रेडियो स्टेशन है मान लीजिए आपके पास भी, है ना, एक रेडियो स्टेशन है। तो वहां से क्या होता है, सिग्नल चलते हैं। अब आपके पास जो रेडियो है वहां तक ये सिग्नल्स पहुंचेंगे। अब जो रेडियो स्टेशन है जो उससे सिग्नल्स चलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्योंकि बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, सभी चैनल का अपना एक रेडियो स्टेशन होगा तो वहां से वो ट्रांसमिट करते होंगे वेव्स को। तो भैया यहां से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी वेव्स आती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, है ना। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, ये F3 हो गई, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स हैं जब ये रेडियो पर पहुंचती हैं तो रेडियो जो होता है उसका जो बटन है हम उसको ट्यून करते हैं, भाई घुमाते हैं इस तरह से ना, अलग अलग घुमाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करना शुरू कर देता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, फिर उसके बाद और घुमाते हैं तो फिर मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, किसी और उस पे इस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। तो होता क्या है, जब हम उसे घुमा रहे होते हैं तो हम एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर जो एलसीआर सर्किट है इसमें एल और सी की वैल्यू हम क्या कर रहे होते हैं भाई, एडजस्ट। तो यहाँ पर जो L और C की वैल्यू है ये आपके पास वेरिएबल है। ये क्या है भाई, वेरिएबल है। अब हम जानते हैं एट रेजोनेंस क्या होता है। एट रेजोनेंस जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो होती है 1/2 पाई रूट LC, है ना। ओमेगा होती है वो होती है 1/√LC जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/2 पाई रूट LC। क्या होती है, 1/2 पाई रूट LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब देखिए यहां पर क्या है, डिफरेंट दोनों वेरिएबल हैं। तो जब हम रेडियो का जो बटन है उसे घुमा रहे होते हैं तो हम L और C की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए L और C की जो वैल्यू है वो इस तरह से मैच करने लगे F1 से, है ना। जो F1 फ्रीक्वेंसी है हमने L और C की ऐसी वैल्यू एडजस्ट की कि 1/2 पाई रूट LC F1 के बराबर आ गया, है ना। ये तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब मान लीजिए फॉर सम वैल्यू ऑफ L एंड C F1 इज इक्वल टू आ गया मान लीजिए आपका 1/2 पाई रूट LC के बराबर। तो इस केस में क्या होगा, F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस में क्या होता है, करंट आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है।
पावर क्या होती है भाई आपकी, मैक्सिमम रहती है। करंट क्या रहता है आपका, मैक्सिमम। तो जब रेडियो में करंट मैक्सिमम आता है तो वहां पर जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हम सर्किट अरेंज करते हैं कि जब मेरे पास ये पर्टिकुलर इतने का करंट आएगा तो अच्छा साउंड क्वालिटी वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो सर्किट में जब कोई भी फ्रीक्वेंसी आपकी 1/2π√LC से मैच करती है, अब डिफरेंट जब हम इसे घुमाते हैं रेडियो के बटन को तो L और C चेंज हो रहे होते हैं। तो L और C की जो वैल्यूज होती हैं वो कभी F1 से मैच कर जाती हैं, कभी F2 से मैच कर जाती हैं, कभी F3 से मैच कर जाती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चैनल के लिए वो मैच करेगा LC जो है F1 से, फिर अगले वाले में F2 से, फिर अगले वाले में F3 से। जब इस तरह से मैच करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको करंट क्या मिला करेगा, हर बार मैक्सिमम। जब मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी आपके F1 आ रही है ना, उसे कैच किया और उसके बाद जो उस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, वो तो करंट क्या हो जाएगा सर्किट में मैक्सिमम। और जब करंट सर्किट में मैक्सिमम आएगा तो उस केस में साउंड क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल क्लियर आपको आवाज आएगी। क्लियर होगी बात। अब प्रॉब्लम ये है कि हर रेडियो स्टेशन, देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यानी जब हम इसको ट्यून करते हैं रेडियो को तो L और C की वैल्यूज किसी एक फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती हैं इस फॉर्म में 1/2π√LC बराबर किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो उसी फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और उस फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई देने लगेगा। क्लियर होगी बात। फिर अगली फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया 1/2π√LC तो इस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देने लगेगा। अब L और C वेरिएबल थे, ट्यून करते हैं तो L और C वेरिएबल होते हैं। ट्यूनिंग जब करते हैं हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी से तो L और C को हम बदल रहे होते हैं। जैसे L और C किसी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है इस फॉर्म में तो करंट आपका हो जाता है मैक्सिमम और आपको साउंड अच्छा सुनाई देने लगता है। लेकिन ये काम सिर्फ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता, ये आपको समझना है ध्यान से। इसके बाद वाली कहानी जो मैंने आपको बताई है, अब कोई भी रेडियो स्टेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं भेजता, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज भेजता है, ये आपको समझना है ध्यान से। अब आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है मान लीजिए चैनल के आसपास, जैसे आपने रेडियो कभी अगर आपने देखा होगा रेडियो, तो जब आप उसका बटन घुमाते हो तो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर तो आवाज बहुत अच्छी आती है ना, एक फिक्स जगह पर आवाज काफी अच्छी आएगी। फिर थोड़ा सा आगे पीछे करने पर वो आवाज थोड़ी कम हो जाती है ना, फेंट हो जाती है। पीछे करने पर फेंट होती है और आगे करने पर भी थोड़ी आवाज क्या होती है, फेंट हो जाती है, कम आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवाज सुनाई नहीं देती, एक पर्टिकुलर जगह पर शार्प आती है आवाज, उसके आसपास थोड़ी सी कम आ जाती है आवाज, और फिर और ज्यादा दूर करोगे तो बिल्कुल गायब हो जाती है, फिर तो आपको अलग सा नॉइज सा सुनाई देता है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपका साउंड क्वालिटी है वो कितना अच्छा आ रहा है किसी रेडियो में, जो साउंड क्वालिटी निकल रही है वो कितनी अच्छी निकल रही है। अब वो कैसे निकलेगी ये आपको समझना है। इसके लिए हम क्या देखिए, अब आपको एक बात थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। कोई एक रेडियो स्टेशन जो होता है वो केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं भेजता, वो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप भेजता है, रेंज में होती है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रॉम वन रेडियो स्टेशन a group of frequencies are transmitted। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है आपको पहले पूरी बात समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका डेरिवेशन करूंगा। अब इसमें क्या है भाई कि कोई एक रेडियो स्टेशन जो है अपना वो केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं भेजता, वो ग्रुप भेजता है। तो उसमें होता है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक तो लोअर फ्रीक्वेंसी आप मान लो इस तरह से मान लो लोअर फ्रीक्वेंसी, और एक अपर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और एक आपकी मिडिल फ्रीक्वेंसी, तीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। एक रेंज भेजता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया 10 हर्ट्ज है आपकी, 15 हर्ट्ज है और 20 हर्ट्ज है, ये पूरा ग्रुप निकला, फ्रॉम 10 to 20 पूरा ग्रुप निकला है। यानी इस ट्रांसमीटर से 10 से लेकर 20 तक की सभी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 इस तरह से, ठीक है।
और 20 तक की सारी फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है। मैं कुछ 3 फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, आपको पहले पूरी बात समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 10 से लेकर 20 तक का ग्रुप भेजा गया यहाँ पर है ना, जितनी फ्रीक्वेंसी है सारी भेजी जाती है, 10.1 10.2 10.3 सब भेजी जाती है। अब क्या है, जो हमारा रेडियो है वो इन फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है बहुत शार्प, जिस पर आवाज बहुत शार्प आती है। तो 10 से लेकर 20 तक का जो पूरा ग्रुप है, किसी एक चैनल की बात कर रहा हूं, अलग चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक चैनल की, एक ही चैनल केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं भेजता, वो एक ग्रुप भेजता है। और जब हम रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा एक फ्रीक्वेंसी पे तो आवाज बहुत सही आती है, बिल्कुल क्लियर आती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करने पर आवाज थोड़ी कम हो जाती है, बिल्कुल गायब नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो किसी एक रेडियो स्टेशन की मैं बात करूं तो मिडिल फ्रीक्वेंसी पर क्या आपको बहुत बढ़िया आवाज सुनाई देगी, क्लियर बिल्कुल, जैसे 15 हर्ट्ज पर क्या आ गई, आपको बढ़िया एकदम क्लियर आवाज सुनाई दी। क्लियर साउंड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर करंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम करंट रहा होगा, इसलिए बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मेरे को। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिले किसी एक रेडियो स्टेशन से, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है जहां पर क्लियर साउंड सुनाई देता है हमारे रेडियो में, और वो रेजोनेंस कंडीशन होती है, वहां पर मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है। और इसके आसपास जैसे थोड़ा कम करी मैंने जो फ्रीक्वेंसी ट्यून किया, मैंने थोड़ा सा और घुमाया रेडियो का बटन, तो किसी और फ्रीक्वेंसी पर चला गया वो, है ना। तो जब उनसे करता है तो यहां पर भी आवाज आपको सुनाई देती है, यहां पर भी आवाज आपको सुनाई देती है, पर उतनी क्लियर नहीं जितनी 15 हर्ट्ज पे सुनाई देती है, थोड़ी आवाज कम हो जाएगी। और इससे बाहर अगर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो फिर आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, और इससे कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये चैनल बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो ये चैनल केवल 10 से लेकर 20 तक सुनाई देगा आपको, ये चैनल 10 से लेकर 20 तक ही सुनाई देगा। ठीक है, तो 10 से लेकर 20 तक ही हमको चैनल सुनाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी क्लियर, वो क्या थी 15 हर्ट्ज पे, जो कि रेजोनेंस कंडीशन है। उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर करंट थोड़ा कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट से करंट थोड़ा कम हो जाएगा, बढ़ाने पर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो 15 हर्ट्ज पे बढ़िया क्लियर साउंड, मैक्सिमम करंट। इससे इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तब भी करंट कम होगा, और ऊपर चलोगे कम करोगे तब भी करंट कम होगा। तो 15 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर भी करंट थोड़ा सा कम होगा तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी, और ज्यादा करने पर भी करंट थोड़ा कम होगा तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहां तक के करंट के लिए, यानी 10 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज तक करंट के लिए तो हमको आवाज सुनाई देगी, और उसके बाद तो फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। तो एक रेंज मिलती है, क्या मिलती है, रेंज। अब ये रेंज जितनी छोटी होती है उतनी शार्प होता है रेजोनेंस, है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी है जितने इसके करीब होंगी उतनी शार्प है, उतनी क्वालिटी फैक्टर क्या आपका ज्यादा है, तो आवाज बिल्कुल क्लियर होती है उसके आसपास की भी। जैसे मेरे एक इस पे तो बिल्कुल क्लियर आवाज मिल गई, और इसके आसपास की रेंज होगी जहां पर आपको आवाज काफी क्लियर मिल रही होगी। इतना ही बड़ा गैप कर दोगे उतनी आवाज भद्दी होती चली जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है इस फ्रीक्वेंसी के आसपास फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, यानी यहां तक की सारी फ्रीक्वेंसी के लिए आवाज ऑलमोस्ट क्या होगी आपकी, अच्छी मिलेगी। इसी को बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब मैं आपको इसको ग्राफ के तरीके से समझाता हूं, मतलब क्या इसका मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वो समझिए आप। यानी किसी एक रेडियो स्टेशन से बहुत सारे जो ग्रुप भेजे जाते हैं, वो ग्रुप जो रेंज है वो जितनी कम होगी, वो जो रेंज है, गैप है, वो जितना कम होगा उतनी शार्प होगा आपका रेजोनेंस, उतनी ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लें, अब एक बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी समझ लें। तो अब हम देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म, भाई मैथमेटिकली हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला इसका आएगा, तो वो सही है। अब हम बात करते हैं इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर हो गया, एक इंडक्टर हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आर, ये एल और ये सी। यहां पर आपने एक वोल्टेज लगाया जो E इक्वल टू क्या है भैया, E नॉट साइन ओमेगा टी, या V भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पर करंट किसी इंस्टेंट I है, तो हम जानते हैं यहां पर जो I नॉट आता है वो क्या आता है भाई, E नॉट डिवाइडेड बाई आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस चलिए ओमेगा फॉर्म लिख रहा हूं मैं इसको, 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, जिसको इंपीडेंस बोलते हैं। ये आपका नेट ईएमएफ हो गया, ये नेट करंट हो गया, और ये इंपीडेंस।
ठीक है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दो आप इसको। यह आपका आई नॉट है। अब यहां पर अगर मैं सी, एल और आर इनको फिक्स कर देता हूं, लेकिन ओमेगा को चेंज करो सिर्फ, अगर आपका ओमेगा बदलेगा तो करंट में चेंज आएगा। जैसे जैसे आप ओमेगा चेंज करोगे वैसे वैसे करंट में चेंज आएगा। फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, कौन सी कंडीशन होती है ये? रेजोनेंस कंडीशन, इसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको मान लिया मैंने ओमेगा नॉट, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट जो 1/LC के बराबर है। तो करंट क्या होता है? करंट बिकम मैक्सिमम। अगर ओमेगा नॉट आपकी 1/√LC के बराबर होगी तो इसका मतलब आ गया ओमेगा एल 1/ओमेगा C के बराबर आएगा। ये दोनों जब बराबर में तभी तो ये आएगा, है ना। इस केस में क्या होता है आपका? रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है आपका? जो ओमेगा एल होता है ये आपका बराबर हो जाता है 1/ओमेगा C के, है ना। ओमेगा नॉट एल किसके बराबर आ जाएगा? 1/ओमेगा0C। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, खत्म, तो E नॉट बाई आर आएगा आपका जो करंट आएगा। तो इस करंट को बोलते हैं आई नॉट मैक्स। क्या बोलते हैं भाई? आई नॉट मैक्स। किसके बराबर आएगा? E नॉट तो E नॉट ही रहेगा, सिर्फ ओमेगा तो चेंज किया मैंने। तो एक ऐसा ओमेगा है ओमेगा नॉट 1/LC के बराबर, जहां पर ओमेगा नॉट एल 1/ओमेगा0C के बराबर है। तो उस केस में ओमेगा नॉट क्या आएगा? 1/LC के बराबर आएगा। उस केस में क्या होता है? जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो होता किसके बराबर है? इसके बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट आपका जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ती है। देखिए करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ओमेगा पे डिपेंड करती है। अगर ओमेगा आप चेंज करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो भी चेंज होगी। तो करंट जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था उसका भी मैक्स कब मिलता है? जब आपका ओमेगा किसके बराबर हो? 1/√LC के बराबर हो। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ में देखें, अभी आपने नोट कर लिया, इसको मैं हटा रहा हूं, ग्राफ देखें आप ध्यान से। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी अगर हम यहां पे लेते हैं करंट आई नॉट, क्या लेते हैं? करंट आई नॉट, ठीक है, इस तरफ, और यहां पर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट जहां पर करंट क्या होगा आपका? मैक्सिमम। यहां पर इस लाइन पर हम आई नॉट को मेजर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आई नॉट मैक्स। क्या बोलेंगे भाई? आई नॉट मैक्स आ गया। तो ये मिल गया आपका सामने पॉइंट। ठीक है, ये आपका सामने एक पॉइंट मिल गया। करंट आपका मैक्सिमम है इस फ्रीक्वेंसी पर। अब देखिए क्या होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से कम रखें। मान लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 1/LC है। अब इससे फ्रीक्वेंसी कम करता हूं तो ग्राफ क्या पाएगा भाई? यहां पर करंट मैक्सिमम था, इसके बाद ग्राफ किस तरह से मिला वो आपको ध्यान से देखना है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो ग्राफ आपका जो करंट है वो कम हो रहा है। भाई यहां पर करंट मैक्सिमम था, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर भी करंट कम हो रहा था, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी करंट आपका कम ही हो रहा था। और ये सिमेट्रिकल भी था, बोथ साइड क्या था? सिमेट्रिकल, बोथ साइड ये सिमेट्रिकल भी था। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम था, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी क्या है? करंट कम हो रहा था, और उससे कम फ्रीक्वेंसी पर भी क्या है? करंट कम हो रहा था। समझ गए बात आप? इतनी बात समझ आ गई? अब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम भी मिलेगा कहीं ना कहीं। भाई मान लीजिए आई नॉट मैक्स है तो ये आई नॉट मैक्स बाई √2 हो गया।
तो ये जिन दो फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, देखिए भाई मैंने कहा था सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो एक फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी जहां पर ये करंट मिलेगा, और एक फ्रीक्वेंसी ये भी जहां पर ये करंट मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी को मैंने बोल दिया ओमेगा 1, क्या बोल दिया, और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने बोल दिया ओमेगा 2। अब देखिए, आप अगर इसको मैं रेडियो स्टेशन पे मतलब रेडियो स्टेशन से मैच कराऊं, जो आपको मैंने कंडीशन बताई, तो ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 तक सारी फ्रीक्वेंसी कोई एक रेडियो स्टेशन भेजता है, और अपना जो रेडियो है वो इस फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल क्लियर आवाज देगा। इसके इधर उसकी आवाज धीमी पड़ती है और यहां तक सुनाई देती है। इसके इससे कम फ्रीक्वेंसी पर भी धीमी पड़ती है। भाई जो करंट, देखिए जैसे यहाँ पर करंट मान लीजिए मैक्सिमम था, तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट आएगा थोड़ा कम आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पर और कम आ जाएगा, और इस फ्रीक्वेंसी पर तो हो गया अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम। और इसके बाद का जो करंट है वो उतना क्लियर साउंड देता नहीं, मतलब उस करंट पे साउंड ना के बराबर था, तो उस करंट को हम क्या मानेंगे, यूजलेस करंट। यानी यहां तक का जो करंट है, यहां तक का जो करंट है वो आपका जो आवाज है वो सुनने लायक थे, और इसके नीचे वाले करंट के लिए आवाज सुनने लायक थी नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज थी, वो इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 तक की सारी फ्रीक्वेंसी जो है, इन पे हमारा रेडियो उस चैनल को थोड़ा बहुत सुनाई देगा। सबसे साफ तो यहां सुनाई देगा, और उस चैनल की थोड़ी बहुत आवाज यहां तक आएगी, और थोड़ी बहुत आवाज यहां तक भी आएगी। इससे कम पर बिल्कुल आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी, और इससे ज्यादा पर भी आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। ये पाया गया था जब हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया इन चीजों को रेडियो पे। तो क्या बोला जाता है कि अपने पास जो शार्पनेस है, मतलब अब देखिए शार्पनेस क्या है, ये बैंड भी जितनी कम रहेगी उतनी शार्प रहेगा आपका, मतलब उतनी बढ़िया क्लियर आवाज आपको सुनाई। जितना ही ज्यादा होगा बैंड उतनी आवाज कम होती चली जाएगी, यहाँ पर आवाज गंदी हो जाएगी। जितने क्लोज होंगे उतनी ही आवाज आपकी शार्प आएगी, उतने ही क्वालिटी फैक्टर आपका ज्यादा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कम होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और अपॉन में ओमेगा नॉट, इस रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वालिटी फैक्टर। इन फ्रीक्वेंसीज तक हमको करंट जो मिलता है वो इतना होता है सफिशिएंट कि वो आवाज को प्रोड्यूस कर सके, और उससे कम करंट जो होता है वो आवाज प्रोड्यूस नहीं करता, बेकार आवाज आती है, उस चैनल की आवाज वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ओमेगा नॉट पे करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पर तो क्लियर साउंड सुनाई देगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर करंट थोड़ा कम होगा, आवाज थोड़ी कम हो जाएगी, यहां तक आवाज आपकी सुनाई देगी, उसके बाद तो फिर ना के बराबर आवाज आएगी, तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लोगे आप, तो आपकी जो करंट है थोड़ा कम हो जाएगा, और आवाज यहां तक आपको सुनाई देगी, इसके बाद सुनाई नहीं देगी, खत्म हो जाएगी आवाज। तो ये जो इतना जो गैप, ये जो रेंज है ना, इसी में आपका वो चैनल बजेगा। यहाँ पर वो क्लियर बजेगा, और इससे कम पर थोड़ा कम हो जाएगी उसकी आवाज, यहाँ पर क्लियर और उससे कम पर थोड़ा कम हो जाएगी उसकी आवाज। ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी आवाज कम होगी, और कम करने पर भी कम होगी, और इससे कम पर तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा वो चैनल, और इससे ज्यादा पर भी बिल्कुल सुनाई नहीं देगा वो चैनल। तो ये थी बात पूरी जो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब मैं क्वालिटी फैक्टर की यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन, और फिर उसका फॉर्मूला हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे एल और आर के टर्म्स में। सीरीज तो अपनी वही थी एलसीआर सर्किट, क्योंकि रेडियो में होता वही एलसीआर ही होता है सर्किट सीरीज में। क्लियर हो गई भाई बात? तो अब सुनिए, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या, पहले वो लिख दूं, फिर उसका हम प्रूफ करेंगे, उसको हम डिराइव करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ resonant frequency to the difference of frequencies at which current is 1/√2 times as that of at रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। है ना, यानी आई नॉट मैक्स का।
यानी अपने मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम करंट जिन फ्रीक्वेंसीज में मिलता है उनके अंतर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इसको क्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं भाई, क्यू से इसको हम लिखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू बराबर होता है ω1, अच्छा ω2 माइनस ω1 है ना, ω2 माइनस ω1 अपॉन में ω0, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ω0 डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1, ऐसे लिखना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखनी है और इनका जो अंतर है वो डिवाइड में लिखना है आपको, समझ गए बात आप। अब देखिए मैंने मान लिया जो ω2 माइनस ω0, देखिए सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो अगर ये गैप हम मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा, ये गैप भी क्या आएगा, डेल्टा ओमेगा ही आएगा। सिमेट्रिकल ग्राफ बताया मैंने, सिमेट्री होती है ग्राफ में, जब हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया तो सिमेट्री पाई थी, एग्जैक्टली सिमेट्री आती है। तो ये इन दोनों गैप डेल्टा ओमेगा और इन दोनों गैप में डेल्टा ओमेगा, तो ω2 माइनस ω1 क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। डेल्टा ओमेगा आप ग्राफ में देख लो क्या है, डेल्टा ओमेगा क्या, डेल्टा ओमेगा है आपका ω2 माइनस ω0, यही बराबर किसके हैं, ω0 माइनस ω1, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम करते हैं ω2 माइनस ω1 तो आ जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। इसी की वैल्यू हम निकालने चलेंगे। अब इसको हम डिराइव करेंगे, इसकी वैल्यू और क्या आ सकती है, एल, सी और आर के टर्म्स में, है ना, क्योंकि हमें ये तो दे नहीं रखी होंगी, हमें तो एल, सी और आर दे रखे होंगे। हम जानते हैं ω0 तो 1/√LC के बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा और फाइंड करना पड़ेगा, ये कितना आने वाला है। तो अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। आपने ये नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन आप नोट कर लो, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ काम आएगा। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। अब इसके फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करेंगे वो देखो, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास, पर आपको ω1 ω2 नहीं देगा, आपको सर्किट दे देगा LCR। उस LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर क्या आता है, L, C और R के टर्म्स में आता है, तो वही आपको निकालना है। यानी इस फॉर्मूले को मैं चेंज करूंगा L, C और R के टर्म्स में, ठीक है। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई नॉट मैक्स जो आता है, आई नॉट मैक्स क्या आता है भाई आपका, आई नॉट मैक्स आता है ई नॉट बाई आर के बराबर। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी, है ना। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω0 पर था ये काम, है ना, ये तो ये आता है। अब देखिए एट ω1 या एट ω2 करें तो कितना आएगा, है ना भाई। जैसे अगर हमने देखा तो ω1 जो हमने मान रखी है फ्रीक्वेंसी, है ना, वो यहां मान रखी है और ω2 आपके पास यहां है, तो हम ω2 पर बात कर लेते हैं। एट फ्रीक्वेंसी ω2, अब देखिए किसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर जो आई नॉट होता है वो होता है E0√R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। इस तरह से होता है आपके पास, ये आई नॉट जो होता है वो इस तरह से होता है सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं ω0 की तो सीधे इसके बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट आपका होता है मैक्सिमम। अब किसी फ्रीक्वेंसी ω2 की बात कर रहा हूं और ω2 किसके बराबर था, अगर हम यहां से देखें तो ω2 माइनस ω0 किसके बराबर, डेल्टा ओमेगा के, तो यहां से ω2 आ जाएगा ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा, है ना। एट फ्रीक्वेंसी ω2 जो कि बराबर है ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा के, उस पे करंट क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं I01, क्या मान लेते हैं, सो I02 मान लिया मैंने, अरे ω2 इसलिए I02 मान लिया, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसकी जैसे I0 था तो I0 मैक्स लिख दिया मैंने, किस फ्रीक्वेंसी पर, ω0 पर। ये तो फॉर्मूला होता है आपका जनरल, किसी भी ओमेगा पर फॉर्मूला ये आता है। तो ω2 पर जो करंट आएगा उसको मैंने I02 मान लिया, क्या मान लिया, I02, वो केवल एक सिंबल है, I02 मानना है। तो आपका EMF थोड़ी ना चेंज किया आपने सर्किट में, ना तो आपने L चेंज किया, ना तो आपने C चेंज किया, ना ही आपने R चेंज किया, तो आपने चेंज क्या किया है,
ना आपने ई नॉट चेंज किया है, आप चेंज कर रहे हो सिर्फ क्या, ओमेगा। तो ई नॉट तो आपका वही रहेगा, सिर्फ ओमेगा बदलेगा। यहां पर ओमेगा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 2l का होल स्क्वायर। भाई इतनी बात समझ आ गई, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ग्राफ तो बना ही चुके थे पहले भी, इसको हटाओ, जरूरत नहीं है इसकी। ये आ गया आपके पास करंट। अब देखिए ध्यान रखिए, एट ओमेगा 2 जो करंट था वो इस करंट का 1/√2 टाइम था। ग्राफ में देखिए आप, ये कौन सा करंट है, ये करंट है आपका ये वाला, ये जो करंट लिखा वही तो ये है। ओमेगा 2 पर देखें तो करंट यही तो आ रहा है, यानी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई √2। ये किसके बराबर है, आई नॉट मैक्स, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो इस करंट का 1/√2 टाइम है, और इस फ्रीक्वेंसी को पर करंट मैंने ये माना है, तो ये करंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके 1/√2 टाइम के। ये तो ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी ग्राफ में देखो आप साफ दिख रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, ई नॉट √r² प्लस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ग्राफ को मैं मिटा दे रहा हूं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इस ग्राफ को देता हूं मिटा, जरूरत है नहीं इसकी, जो करना था वो मैंने इस ग्राफ से कर लिया। अब तो बस सॉल्व करना और अपना आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, देखिए क्या आएगा। अच्छा, आई नॉट मैक्स किसके बराबर है, ई नॉट बाई आर, तो इसके प्लेस पे लिख दो ई नॉट बाई आर। किसके प्लेस पे, आई नॉट मैक्स के प्लेस पे देखिए ई नॉट बाई आर, तो √2 लिखा था, √2 लिख दिया मैंने एज इट इज। यहां क्या आएगा, ई नॉट होल अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, r² प्लस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 2l का होल स्क्वायर। ये तो है। ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर ले आते हैं और बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2r², √2 का स्क्वायर 2 और r का स्क्वायर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r² प्लस होल स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, यहां से आपका आ जाएगा r² इज इक्वल टू 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 2l का होल स्क्वायर। देखिए सही लिखा भाई। चलिए भाई, तो यहां से देखते हैं क्या है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं पहले, अब ये कैसे कर दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा तो आंसर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं निकालना चाह रहा हूं 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू, मैं कुल मिला के डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा इजीली। अब डेल्टा ओमेगा अगर मैं इससे करूंगा तो माइनस का आंसर देगा, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। होल स्क्वायर लगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही तो आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आता है, ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं इसके लिए। अब यहां से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ओमेगा 2 जो था वो आपका था ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा के बराबर, और इंटू एल माइनस 1/ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई सी आ जाएगा, वही तो आ जाएगा। अब आप यहां से क्या करोगे, ओमेगा 0 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ओमेगा 0 कॉमन ले लो इन दोनों में से और एल को इसके साथ लिख दो, और इसके बाद अंदर जो बचेगा उसको लिख दो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन में ओमेगा 0, फिर माइनस लगा दो। अब यहां से भी ऐसे ही आप कॉमन ले लो ओमेगा 0 और सी को साथ में लिख दो उसके, बाकी फिर आप लिख दो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 0।
ठीक है, यहाँ चेंज करना जरूरी था क्योंकि आंसर नेगेटिव आ जाएगा आपका, फिर आप कहोगे आंसर नेगेटिव आ गया इसलिए मैंने इसको चेंज किया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। हमें मॉड ऑफ डेल्टा ओमेगा चाहिए था एक्चुअल में। अब इससे पॉजिटिव देगा आंसर ये। अब देखिए क्या हो गया ये। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ ठीक है, आर इज इक्वल टू करने वाले हैं ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। आ जाएगा आपके पास 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट की पावर देखिए -1 कर दी है मैंने, यहाँ +1 थी, इस डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके न्यूमरेटर बनाया तो मैंने पावर -1 कर दी। ध्यान रखना आप, इस चीज को ऊपर लेके -1 पावर कर दी। अब जनरली क्या होता है, जो डेल्टा ओमेगा होती है वो ओमेगा नॉट से बहुत कम होती है। आपकी जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है और जो अंतर है ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट का, वो अंतर काफी कम होता है ओमेगा नॉट से, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिए, आप इस फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं इसको, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n जो होता है वो 1 प्लस nx के बराबर तब होता है जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे यहां पर हम करने वाले हैं। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट l 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, पावर हो गया आपकी -1 और ये लिखा हुआ है x। इसी फॉर्मूले से मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है आपको। r इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब देखिए एस ओमेगा नॉट होता है 1 अपॉन रूट एलसी के बराबर, तो यहां से अगर हम करते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एलसी के बराबर। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ओमेगा नॉट एल आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के बराबर। ठीक है, हेंस इस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की जगह क्या लिख दोगे आप, ओमेगा नॉट एल लिख दोगे। ठीक है, इधर आपके पास आ गया रेजिस्टेंस R। क्लियर होगी बात। देखिए आ जाएगा ओमेगा नॉट एल और ओमेगा नॉट एल आप कॉमन ले तो आपके पास जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, 1 से 1 कट गया तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट जाएगा तो r बाई एल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, यहां से डेल्टा ओमेगा जो है आपके पास क्या आ जाएगा, r बाई 2l। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो गई ना। अब हम क्वालिटी फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर की एक्सप्रेशन क्या थी, ओमेगा नॉट अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा। नाउ एज वी नो जो क्वालिटी फैक्टर था वो क्या था, ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा आर बाई एल के बराबर है, तो ये हो जाएगा एल बाई आर। क्या हो जाएगा भाई, एल बाई आर। अब देखिए ओमेगा नॉट भी अगर आपको ना दिया तो ओमेगा नॉट हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर। तो यहां से क्या जाएगा क्वालिटी फैक्टर आपका 1 बाई आर रूट एल बाई सी। ये है आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला किसी एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर आपके पास आता है वो आता है 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी के बराबर। ये पूरी कहानी थी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट में लिख लिया।
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्वालिटी फैक्टर। ये पूरा टॉपिक था आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इस पे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर आपको निकालना आएगा तो एलसीआर सर्किट दे दी है, आप आराम से क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हो। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आर एल और सी के हमको पेयर दे देगा, आर एल और सी के पेयर दे देगा, तो उन पेयर में से पूछेगा बताओ कौन सा जो एलसीआर सर्किट है ज्यादा, इसकी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो आप 1/r√L/C करके देखोगे, जिसका आंसर ज्यादा आएगा उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा भाई, ज्यादा आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।